जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया पार्ट 2 स्टार्ट। यार लिख ले भाई। ये क्या लिख दिया मैंने? चलो एक ही लिखते हैं फिलहाल। है कोई इस नाम से वाकफियत? आपने तो ये नाम सुना हुआ है ना, आपको तो ये नाम मैंने अब सुनाना है ना। ये तो स्टैंडर्ड का नाम है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या होता है ये भी बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन चलो पहले ही बता देता हूं, आईएएस किसे कहते हैं? सुना? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नंबर है इसका 16, नाम है इसका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जिसको आप, ये टेंजिबल एसेट्स होते हैं, जिसको आप फिक्स्ड एसेट्स कहा करते थे, ये उसी के ऊपर पूरी गाइडेंस है। असल में ना कुछ मुल्कों को छोड़ के जहाँ पे यूएस गैप्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादातर तो अब मुल्क जो है वो इसी तरफ आ चुके हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर आपका जो ये जो फिक्स एसेट्स हैं उनको अकाउंटिंग के अंदर ट्रीट करने के लिए ये स्टैंडर्ड मौजूद है। ये हमारी स्टैंडर्डाइजेशन होती है एक तरह से। इसी वजह से तो हम लोगों की अपनी मोबिलिटी भी है। यानी आप यहाँ पे सीए करते हैं, आप किसी और कंट्री के अंदर उनके कोई, हर मुल्क के लॉज टैक्स डिफरेंट होते हैं, तो आप उनके पर्चे दें, आपको वहाँ की भी मेंबरशिप मिल रही होती है। तो उसकी वजह ये होती है कि हम ये जो स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड, ये पूरी दुनिया के अंदर, मतलब ये वो जो है अमेरिका में बैठा हुआ जॉन भी, और जो है वो कनाडा में बैठा हुआ रॉबर्ट भी, और यहाँ पे बैठा हुआ अब्दुल्ला भी, सारे के सारे यही IAS 16 पढ़ रहे हैं और वो पीपीई को इसी के साथ ही ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 जो है ये फिक्स एसेट्स के साथ डील करता है, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसका नाम है। तो मैं असल में बात ये कर रहा था, मैं जरा इंट्रो में आपको लेगा वापस, ठीक है। याद माजी अजाब नहीं है, यहाँ पे अजाब नहीं है, आपको इंट्रो सारी याद रखनी है, ठीक है। नहीं तो मैं करवाता रहूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। एसेट इज अ रिसोर्स, बड़ी मशहूर डेफिनेशन है। मैं टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ भी जाता हूँ, मैंने वहाँ पे स्टैंडर्ड वाली डेफिनेशन भी लिखी हुई है, लेकिन उसकी तरफ बाद में जाते हैं, ठीक है। फिलहाल वहाँ पर तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में बताया गया ना। मैं आपको एसेट के बारे में थोड़ा सा वैसे बताना चाह रहा हूँ, जैसे फ्रेमवर्क के अंदर बातें लिखी होती हैं, जैसे आपको बिल्कुल बुनियाद में बताया जाता है, ठीक है। तो एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटिटी। कंट्रोल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कंट्रोल। कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी as a result of a past event, as a result of a, अच्छा वैसे नॉर्मली एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट, नॉर्मली ये पास्ट इवेंट क्या होता है एसेट को कंट्रोल करने के लिए? एंटिटी के कंट्रोल में एसेट आ गया, नॉर्मली इसका पास्ट इवेंट क्या होगा जिस वजह से ये कंट्रोल में आया होगा? हथियार लिया, कब्जा कर लिया, हैं, कब्जा करो। नॉर्मली क्या होता है, परचेज एक ऐसा इवेंट होता है पास्ट में जो हुआ होता है जिस वजह से ये रिसोर्स जो होता है वो एंटिटी के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। और ठीक है, अच्छा, और इसको एसेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रिसोर्स से असासा है ना, असासा, इससे फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स आने की उम्मीद होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि फ्यूचर में इससे हमें बेनिफिट आएगा। खर्चा है ना, खर्चा, हमने खर्चा किया और ये एसी लिया, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट हमने इनकर की, ठीक है, कॉलेज वालों ने ये परचेज किया, पास्ट इवेंट क्या था? परचेज, जिस वजह से ये एसी इनके कंट्रोल में आ गया। अब इससे इनको एक्सपेक्टेशन है कि अगले कई साल फायदा आता रहेगा, तो इसको ये क्या कहेंगे? एसेट। अच्छा, ये लाइटें, ये बरकी कुमकुमे जो जल रहे हैं, ठीक है, बिजली, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये भी यूज हो रही है। अब इसका जो बिल आना है, जो कि बेताशा आता होता है आजकल, आपको पता ही है, घरों में है, एक पखा लाया है बेचारे ने, पता नहीं को, चले छोड़ें, अब बात और तरह चल जाएगी। तो अब ये जो बिजली का बिल आया है, तो ये भी तो पे किया आपने, ये भी कॉस्ट है, इसको भी एसेट कहेंगे। नहीं हंसू ना, एसेट ही कहेंगे, क्यों? हाँ, ऐसी कॉस्ट जिससे हम, ये कॉस्ट तो हमें ये भी पड़ी है, खर्चा तो हमारा ये भी हुआ है,
लेकिन इससे फायदा ऑलरेडी हम ले चुके थे, बिजली हम ऑलरेडी जला चुके थे, ठीक है, इस्तेमाल कर चुके थे, तो उसके लिए जो पेमेंट की वो एक्सपेंस बन गया। लेकिन ये एसी के ऊपर जो आपने पेमेंट की, ये पैसे ऐसे हैं जिन्होंने अभी आपको आज खर्च कर दिया आपने, अभी इन्होंने आपको फ्यूचर में फायदा देना है, ठीक है। एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट which is expected to give benefit. Don't tell me कि मैंने ये वैसे ही लगाया हुआ था और चार्जिंग नहीं हो रही थी। Which is expected to give benefits in future. अच्छा, बेनिफिट भी जो है ना, आज आपको एक बात मैं बता दूं, लेकिन किसी को आपने बतानी नहीं है, ठीक है। बेनिफिट भी दो तरह से आ सकता है आपको, कोई बता दे, चलो कोई आप में से भी कोई बता दे, क्या मतलब मैं ही बताई जाऊं? हाँ, कोई चुप के ना बैठे किसी के पीछे, भाई आंखों से आंखें चार होनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मुझे ना टेंशन होने लग जाती है, पता नहीं क्या हो गया, किधर चला गया, सो तो नहीं गया? हाँ जी, हैं? बिल्कुल, वेरी गुड। आपको बेनिफिट दो तरह से आ सकता है, आपका रेवेन्यू बढ़ जाए या आपकी कॉस्ट बढ़ जाए। जाग रहे हैं, कॉस्ट कम होना और रेवेन्यू बढ़ना दोनों ही फायदे की चीज है। कॉस्ट का कम होना भी फायदे की चीज है, रेवेन्यू का बढ़ना भी फायदे की चीज है, ठीक है। तो ये दोनों तरह से, कहीं आगे जाकर कभी ऐसा हो कि वो आपसे कहे कि जी हमने ये एसेट खरीदा है, हमने एक प्लांट लगाया है, जिस वजह से हमारा जो फैक्ट्री के अंदर पहले 2 घंटे के अंदर एक एसी बनता था, अब हमारा वो 1.5 घंटे में बनने लग गया है। हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इंप्रूवमेंट आ गई है। अब देखो ना, 1.5 घंटे में आधा घंटा एक एसी बनाने के अंदर अगर बच गया, तो आधे घंटे की कितनी कॉस्ट बची। लेबर को भी आधे घंटे के वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ओवरहेड्स भी आधे घंटे के नहीं लगेंगे, तो हुआ ना फायदा। तो अब आप कहो जी इस प्लांट से आपने सेल तो जनरेट नहीं की, रेवेन्यू तो जनरेट नहीं हुआ, ओ भाई कॉस्ट भी तो सेव हुई है। तो पैसा आ रहा है या बाहर पैसा कम जा रहा है, दोनों ही फायदे की चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसी आज दिल में आया, ये बात भी बता दूं आपको, आगे चल के ऐसे ही मसला होता है फिर कहीं ना कहीं जाकर, ठीक है। तो आज ही सुन लो, कोई नहीं, जब मसला आएगा तब भी दोबारा बता दूंगा, लेकिन कम से कम एक गिला छोटा सा जरूर दूंगा, याद है पहली क्लास, ऐसे मैं कहता होता हूं फिर, ठीक है ना। नहीं भी याद होगी तो आपको हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बेनिफिट इंक्रीज इन रेवेन्यू की फॉर्म में भी हो सकता है और डिक्रीज इन कॉस्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो बेनिफिट है ये फ्यूचर में जो आना है, यार आप जरा इधर हो जाते हो भाई थोड़ा सा। अच्छा, जो बेनिफिट फ्यूचर में आना है ये कितने साल तक हो सकता है? 6 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, कितना भी अरसा हो सकता है ना। जरूरी तो नहीं है कि कोई एक फिक्स्ड पीरियड तो नहीं है ना, ठीक है। तो अब एक छोटी सी बात और भी आप ये देखा करते थे कि अगर आपको फ्यूचर में बेनिफिट आना है और इस बेनिफिट की जो मुद्दत है वो अप टू बेनिफिट जो है वो अप टू 1 ईयर है, अप टू 1 ईयर है। तो ऐसे बेनिफिट को, यानी ऐसे रिसोर्स को जिसने आपको 1 साल तक फायदा देना है, ऐसे रिसोर्स को आप कह दिया करते थे करंट एसेट। कुछ याद है बातें? बस ऐसे ही ना, बहाने में गेम है ना मैंने डाल देनी। अभी FAR 2 का पता नहीं लगना आपको कैसे शुरू हुई है, ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी ये सॉरी FAR 1, ठीक है। ये इंट्रो की बातें चल रही हैं, जाहिर सी बात है ये करनी ज़रूरी है। डेप्रिसिएशन याद कराऊंगा क्या थी, उसका मेथड बताऊंगा। हो सकता है आज का दिन हम जो है वो ना जा सकें उस पर, कल के दिन में हम जब उड़ान भरना शुरू करेंगे तो हो सकता है हम डिस्पोजल तक पहुंच जाए, वरना परसों तो लाजमी कर रहे होंगे। अब डिस्पोजल ऐसी चीज़ है जो आपने नहीं पढ़ी हुई, लेकिन यहाँ पे आपका उसके बगैर गुजारा नहीं होना। हर जगह आपको मिलेगा, जहाँ जहाँ मिक्स होता है वहाँ पे भी डिस्पोजल की, एक्सचेंज की ये एंट्रीज हुआ करती हैं, ठीक है। और अगर बेनिफिट जो है उसकी लाइफ, बेनिफिट अगर अप टू
चल भाई मोर देन 1 ईयर कर लो, बेनिफिट फ्यूचर का बेनिफिट हो फॉर मोर देन 1 ईयर, तो इसको आप क्या कह दे करते थे? हाँ, कहता करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट, ऐसा एसेट जिसमें करंट ना हो उसको कहते हैं नॉन करंट एसेट। इसको फिक्स एसेट भी आप लोग कह दिएगा, इसी को फिक्स एसेट कहते हैं, ठीक है। खैर थोड़ी सी बात हमने की ऐसी ज़रा एसेट की, ठीक है। अच्छा, अब ये तो था ना वो थोड़ा सा एसेट जिसको हमने थोड़ा अंडरस्टैंड किया कि जी ये एसेट किसे कहते हैं, कैसा रिसोर्स जिसने फ्यूचर में हमें फ़ायदा देना है, ठीक है। और वो जो रिसोर्स है वो हमारे कंट्रोल में है, हम मतलब बिजनेस एंटिटी, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? एसेट, ठीक है। एक टेक्निकल डेफिनेशन भी थोड़ी सी है, अगर इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर मैं वो थोड़ी सी बात आपको पढ़ा दूँ। थेरी साथ के साथ पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। अभी MCQs आते हैं या डिस्कशन वाली तरफ ICAP बहुत चलने लग गया है। वैसे इस दफ़ा ICAP ने थोड़ा सा सरप्राइज पैकेज ये रखा हुआ था कि जर्नल एंट्रीज़ पूछी, काफ़ी जर्नल एंट्रीज़ पूछी। किसी ने दिया है इस दफ़ा पर्चा? वैसे होता है ना कभी कभी, वैसे ही शुगर लगाने चले गए, उनको होते हैं बच्चे। खैर चलें, तो जर्नल एंट्रीज़ की तरफ गया था, लेकिन कोई नहीं मसला, हमारी तो रूटीन यही होती है कि हम कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो उसको जर्नल एंट्री से ही उठाते हैं। मुझे पता है आप लोगों को एडिशन ऑफ फिक्स एसेट की जर्नल एंट्री आती है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे एंट्री करवाऊंगा, उसके बाद ही आगे चल रहे होंगे, ठीक है ना। खैर, तो ICAP ने जर्नल एंट्रीज़ IE 16 है ना, अब इसमें किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं? वो आपसे जर्नल एंट्रीज़ पूछ सकता है, वो आपसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बनवा सकता है, ठीक है, डिस्क्लोजर से कहते हैं। और वो आपसे डिस्कशन मांग सकता है, डिस्कस, यानी कि वो जो आपको आदतें पड़ी हुई हैं, जरा डेबिट क्रेडिट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, वो कहे चक्कर ही कोई नहीं, ये सिचुएशन है, डिस्कस, एक्सप्लेन। आप बैठे हैं मुंह उठा के। तीसरी तरह का सवाल होगा, चौथी तरह का सवाल एक्सट्रैक्ट्स। क्या चीज़ जी? एक्सट्रैक्ट्स किसे कहते हैं? पूरी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं बनवाता आपसे यहाँ पे, क्योंकि जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आप पढ़ के आए हैं ना इंट्रो में, वो FAR 1 में नहीं हो, फिर FAR 2 में। यहाँ पे आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट जो बनानी पड़ेगी वो NPO के टॉपिक के अंदर है, वहाँ पे जाके बनाएंगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आप बना कर आए ना इंट्रो में, उसकी एक्सट्रैक्ट्स हम हर टॉपिक में हम IE 16 पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे आज नहीं शायद ना पहुँच सकें, लेकिन कल लाजमी इस पर चले जाएंगे। हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम पहुँचाएंगे कहाँ पे? इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है, क्योंकि बेटा हमारे सब्जेक्ट का नाम ही क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक ही बनाना सीख रहे हैं ना यहाँ पे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक हम हर चीज़ पहुँचाएंगे, ठीक है। तो ये 4 तरह के सवाल ICAP पूछता है, ठीक है। आपसे वो जर्नल एंट्रीज मांग लेगा, आपसे वो डिस्क्लोजर PP प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डिस्क्लोजर बनवा लेगा। 5 कंपोनेंट्स है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, सुना हुआ है आपने इंट्रो में? 5 कंपोनेंट्स क्या क्या थे जी, क्या क्या थे? कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने हैं जी? 5। नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, नंबर 2 जिसको आप उर्फ आम में इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, बल्कि आप तो शायद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते थे, पर अब बड़े हो गए हैं, अब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक इसके अंदर एलिमेंट, एक मतलब इसके अंदर सेक्शन है। बेसिकली ये 2 सेक्शंस हैं इसमें, एक प्रॉफिट एंड लॉस होता है, दूसरा अदर कंप्रीहेंसिव इनकम होती है। इंशाल्लाह पढ़ेंगे आप, यहाँ पे पढ़ेंगे आप, ठीक है। खैर एनीवेज आप इसको इनकम स्टेटमेंट कहें फिलहाल, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, जिसको आप प्यार से बैलेंस शीट भी बुलाते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें आप बनाकर आए हैं इंट्रो में। ये बैलेंस शीट तो हम बनाएंगे यहाँ पे NPO की, लेकिन बनाएंगे, ठीक है। बाकी ये दोनों चीजें दोबारा आएंगी, पूरी शिद्दत से आएंगी, और वो वाली आएंगी जो आपको प्रिंटेड फॉर्म में नजर आती हैं लिस्टेड कंपनीज की, लेकिन FAR 2 के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके अभी इंतजार करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज होती है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये आपके सिलेबस में यहाँ पे मैंने दिखाया भी आपको, ठीक है। चौथी चीज है जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ, ये भी आपके सिलेबस में अभी आपको दिखा के आ रहा हूं। ये दोनों चीजें आप यहाँ पे बनाना सीखेंगे। और 5वीं चीज है जी नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब जो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, ये सिलेक्टेड नोट्स आप बनाएंगे यहाँ पे, फुल फ्लैज नोट्स नहीं। फुल फ्लैज नोट्स तो तब ना जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, 7 पूरे नोट्स बनाना सीखेंगे FAR 2 के अंदर। यहाँ पे हम सिर्फ रेलेवेंट नोट्स बनाएंगे। IE 16 पढ़ेंगे, उसका नोट बनाना सीखेंगे, यानी डिस्क्लोजर। EPS अर्निंग पर शेयर पढ़ेंगे, उसका नोट बनाएंगे। IAS 40 पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उसका नोट बनाना सीख लें। तो जो टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे
हम IS 8 पढ़ेंगे, उसका नोट बनाना सीखेंगे। सेलेक्ट जो टॉपिक से रेलेवेंट नोट्स हैं वो हम बनाना सीखेंगे, लेकिन तफसीली नोट्स जिनको कहते हैं वो फिर FAR 2 में जाकर आएंगे आप, ठीक है। तो ये जो नोट्स है ना, नोट्स, इसी के अंदर ये मैं जो बात बोला था ना कि IS 16 के चैप्टर में से कौन कौन से सवाल पूछेगा, तो मैंने आपको कहा कि आपसे वो जर्नल एंट्रीज मांग सकता है, ठीक है, आपसे वो नोट बनवा सकता है जिसको डिस्क्लोजर भी कहते हैं। ये नोट ये इस कंपोनेंट का पार्ट है इंशाल्लाह, ठीक है। देखेंगे ये पूरा आपको नक्शा आपके सामने आएगा। अभी तो पहला दिन है, ऐसी गपशप आज मैंने मतलब गपशप के लिए आपको बुलाया हुआ है, पढ़ा थोड़ी रहा हूँ मैं आज, ठीक है, अरे गपशप लगा रहे हैं, ठीक है। तो डिस्क्लोजर बनवा सकता है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आपसे डिस्कशन मांग लेता है, एक्सप्लेनेशन मांग लेता है। जो कॉन्सेप्ट आपको पता है वो कहता है अंग्रेजी में लिख के बताओ, वहाँ पे सबकी हवा निकल जाती है सारी, ठीक है। और चौथी चीज़ है एक्सट्रैक्ट्स, यानी इनकम स्टेटमेंट। आप एक्सट्रैक्ट्स छोड़ो, आप बोलो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनवा लेगा आपसे IS 16 से रिलेटेड। आपको पता ही, आप देख कर आए हैं इनकम स्टेटमेंट में डेप्रीसिएशन जाती थी। IS 16 के ये फिक्स एसेट से रिलेटेड क्या चीज़ जाती है इनकम स्टेटमेंट में? डेप्रीसिएशन जाती है। और बैलेंस शीट में क्या जाता है? कॉस्ट भी और अक्यूमुलेशन यानी बुक वैल्यू। तो यही चीज़ें आपने लिख कर दिखानी होंगी, बस यही एक्सट्रैक्ट्स हैं, दिखाता हूँ, समझाता हूँ, ओके, ठीक है। चले, बात कहाँ से कहाँ निकल गई, कहाँ थे हम? हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपको कि आपको IS 16 के अंदर जो है वो 4 तरह के सवाल आते हैं। तो किसी MCQ में डाल दे या किसी डिस्कशन वाले सवाल के अंदर ये यूज़ करना पड़ जाए तो पता होना चाहिए टेक्निकल डेफिनेशन भी। लेकिन उससे पहले मुझे बताएं, ये सादा वाली देसी जटकी डेफिनेशन में कोई मसला है तो बताएं। एसिड इसी को कहते हैं, ठीक है। अब IS 16 ने जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में चीज़ों को क्लासीफाई किया है उसकी क्या डेफिनेशन बताता है वो मैं आपको पढ़ाने लगा हूं। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल है आपसे, ये इसको हमने थोड़ी देर पहले एक एसिड कहा है, ये नजर आ रहा है AC? नहीं, मैं कैमरे वाले में ऑनलाइन वालों से पूछ रहा था, ठीक है, तो नजर आ ही रहे होने। हाँ, ऑनलाइन हाइब्रिड वाले भी तो बैठे। अच्छा, इसको हमने थोड़ी देर पहले एसिड का दर्जा दे दिया, एसिड के दर्जे पे इसको तो अब मेरा सवाल ये है कि ये आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि एसिड तो वो होता है कि जिससे आपको कंट्रोल में तो है, पास्ट इवेंट खरीदा भी गया, कंट्रोल में भी आ गया, ठीक है। अब इससे फ्यूचर में फायदा है, ठीक है। अब फायदा जो है, जाके बैठना है, फायदा जो है, मैंने कहा यार रेवेन्यू बढ़ाए। अच्छा मुझे बताओ, ये एसिड जो है इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? इसमें से क्या वो टॉफियां बन के निकल रही हैं जो हमने बाहर बेचनी है जाके? बोलो, तो क्या मतलब फिर ये एसिड तो ना हुआ? एसिड की डेफिनेशन के मुताबिक तो ये एसिड ना हुआ। तो एसिड की वो डेफिनेशन जो है ना, वो फ्रेमवर्क की डेफिनेशन है जो बुनियाद बनाता है कि एसिड किसको कह सकते हैं। अब IS 16 ने किस किस को अपना एसिड कहा है, यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वो बताने जा रहा हूं आपको मैं, ठीक है। IS 16 क्या कहता है? IS 16 कहता है IS 16 कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स। टेंजिबल मतलब नजर आ रहे हैं, टच कर सकते हैं, टेंजिबल। एक ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जिनको इनटेंजिबल कहते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, कॉपीराइट, पेटेंट। ये FAR 2 में आप पढ़ेंगे, पूरा स्टैंडर्ड है इसके ऊपर, IAS 38 उसका नंबर है। इनटेंजिबल एसेट्स का अपना स्टैंडर्ड है IAS 38। फिलहाल आपने यहाँ पे FAR 1 में टेंजिबल एसेट्स का स्टैंडर्ड पढ़ना है, ठीक है। FAR 1 2 अब बच्चे इकट्ठे पढ़ नहीं सकते, पहले इकट्ठे ही पढ़ लिया करते थे, ठीक है। तो जो FAR 2 के बच्चे होंगे आज उनका IAS 38 ही शुरू होना है। यहाँ पे टेंजिबल वाला शुरू हो रहा है, FAR 2 में इंटेंजिबल वाला। जब आप FAR 2 में जाएंगे तो पहला टॉपिक जो होगा वो टेंजिबल से बहुत मिलता जुलता इंटेंजिबल का स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है जी, IS 16 क्या कहता है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन, हाँ यही तो परेशान कर रही थी बात, ये हेल्ड फॉर यूज है, ठीक है, इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यही तो समझ नहीं आ रही थी बात। हमने कहा इसमें से टॉफियां बन के निकल रही हैं। हम मिसाल के तौर पे हमारी एक फैक्ट्री है जिसमें हम चॉकलेट बनाकर बेचते हैं। अब ये ऐसी तो चॉकलेट नहीं बना रहा, तो क्या हमने इसको होल्ड किया हुआ है फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज? नहीं, फॉर एडमिन पर्पजेज। हाँ, ये एडमिन पर्पजेज के लिए तो है। यानी ये जिस दफ्तर में बैठे हैं हम, जहां पे बैठ के हम इस फैक्ट्री को चला रहे हैं, उस दफ्तर में ये AC लगा हुआ है, ये तो मेरा एडमिन पर्पज के लिए लगा हुआ है। लेकिन मैं इसको क्या कह रहा हूं कि मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एसेट है मेरा।
डायरेक्टली मेरी चॉकलेट तो नहीं बना रहा, लेकिन सपोर्ट तो कर रहा है ना, ठीक है। और एक बीच में चीज छोड़ गया हूं मैं, वो क्या है? फॉर रेंटल, ठीक है, फॉर रेंटल। तो ये बेसिकली रेंटल क्या मतलब देखें, कोई भी चीज ऐसी है, कोई भी चीज जो है वो अपनी जात के एतबार से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बनती या नहीं बनती की तरफ नहीं जा रही होती। मिसाल के तौर पे आप कहो जी, कार जो होती है, कार व्हीकल जो होता है, वो तो नॉन करंट, वो तो पीपीई है, तो फिक्स एसेट है, कह सकते हैं ना आप। तो एक भाई उठे वहां से, वो कहने लगे जी वो जो शोरूम वाला है, कार शोरूम वाला, उसके लिए कार क्या पीपीई है? हम कहेंगे नहीं, उसके लिए तो क्या है? इन्वेंट्री, ठीक है। ऐसे ही मिसाल के तौर पे मैं जनरेटर इंपोर्ट करता हूं और आगे बेचता हूं। अब मैं सप्लायर हूं, इंपोर्टर हूं, ठीक है, मेरा बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, ठीक है। अब मेरे लिए जनरेटर, हालांकि जनरेटर क्या है? एक ऐसा रिसोर्स है जिससे कई साल तक फायदा आ सकता है, नॉन करंट एसेट है ना, लेकिन क्या मेरे लिए नॉन करंट एसेट है? नहीं, मेरे लिए नॉन करंट एसेट मेरे लिए क्या है? अच्छा, मैं सिर्फ बेचता ही नहीं हूं, मैं किराए पे भी देता हूं। जैसे भाई ने शादी के लिए जनरेटर किराए पे लेना था, ठीक है, तो ये सर्विसेज में देता हूं, 3 दिन के लिए किराए पे ले जाओ, हफ्ते के लिए किराए पे ले जाओ, 10 दिन के लिए किराए पे ले जाओ, तो मैं ये जनरेटर किराए पे भी देता हूं। अब जो जनरेटर मैंने किराए पे देने के लिए अलग करके रखे हैं, बेचने के लिए तो रखे हुए ना, वो जनरेटर मेरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होगा, क्योंकि उससे मुझे फायदा किस फॉर्म में आ रहा है? रेंटल की फॉर्म में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इन चीजों को डिफरेंशिएट करके चलना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि ये किसी एमसीक्यू में आ सकती है कि आप यूजेस बता दो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, कौन कौन सा यूज है। तो हम कह सकते हैं कि जी इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर्स, और फॉर एडमिन पर्पज, ठीक है। तो एक तो वो टेंजेबल आइटम्स जो इनमें से किसी एक काम के लिए हमने होल्ड किए हुए हों, इनमें से किसी भी एक काम के लिए होल्ड किए हों, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए होल्ड किए हों, रेंटल के लिए होल्ड किए हुए हों, होल्ड किए हों, अपने पास पड़े हैं, किस लिए? दफ्तर में लगाया हुआ है एसी, किस लिए? एसी किराए पे देते हैं एसी, ठीक है, किस लिए? कि जी हमारी प्लांट है जिससे जो है वो प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या? हमने डिलीवरी व्हीकल रखा हुआ है, मैं एसी इंपोर्ट करके यहां पर बेचता हूं, तो मैंने एक डिलीवरी व्हीकल रखा हुआ है जिसमें मैं एसी डाल के जो दुकानों में बेचता हूं। अब डिलीवरी व्हीकल क्या है? वो मेरे लिए क्या है? पीपी, या क्योंकि मैंने उसको सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज लिखा हुआ। बात समझ आ रही है? तो ये इनमें से कोई सा एक मकसद हो तो वो हमारा क्या बन जाएगा? लेकिन स्टैंडर्ड कहता है उसके साथ एक एंड लगा दिया उसने, दूसरी शर्त भी जरूरी है, आप इन तीनों में से किसी एक मकसद के लिए इसको रखें। और अगली बात, ये जो मकसद है ना कि आपने इसको प्रोडक्शन सप्लाई में यूज करना है, रेंटल के लिए यूज करना है, या एडमिन पर्पस के लिए, तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए आप इसको रखें। यानी आपने इसको प्रोडक्शन सप्लाई में यूज करना है या रेंटल, यानी इसकी लाइफ, जो मैंने अभी थोड़े आसान झटके अल्फाज में क्या समझाया था, बेनिफिट की लाइफ अगर 1 साल से ज्यादा है, ठीक है, रिसोर्स जिससे ये 3 मकासद कोई एक मकसद ले रहे हो, और वो जो मकसद है, जो बेनिफिट है, वो एक्सपेक्टेशन है कि 1 साल से ज्यादा अरसे पर आएगा, तो ये क्या है आपका? IS 16 का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये वो आइटम है जिस पर आपके इस स्टैंडर्ड के रूल्स लगेंगे, इसको अकाउंट फॉर कैसे करना है। बात समझ आ गई? ठीक है। आगे ये बात जो है ये आपने बिल्कुल घर पे ज़रा पढ़नी है एक दफ़ा, अगर कहेंगे तो मैं कल फिर आपको आते साथ इसको रिवाइज करूंगा। कहना क्या चाह रहे हैं ये मैं बता देता हूं जल्दी से, ठीक है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपने पढ़ना है। कहता है जी इंपॉर्टेंट है, इसको पीपीई को डिस्टिंग्विश करो, अलग करो, किससे? इंटेंजिबल्स से। इंटेंजिबल्स नहीं, इंटेंजिबल्स कौन से? पेटेंट, सॉफ्टवेयर। इंटेंजिबल डू नॉट हैव फिजिकल सब्सटेंस एंड देयरफॉर आर क्लासिफाइड एंड प्रेजेंटेड सेपरेटली। यानी जब बैलेंस शीट बनती है ना, जब FAR 2 में बैलेंस शीट आपकी बनेगी, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अलग नजर आएगा, इंटेंजिबल्स अलग नजर आएंगे, और बहुत सारे एसेट्स हैं अभी जो FAR 2 में आ रहे हैं। राइट ऑफ यूज एक लीज्ड एसेट है, वो आ जाएगा। बायोलॉजिकल एसेट, गावा मज्जा, वो एक स्टैंडर्ड आगे FAR 2 में वो आ जाएगा। यानी अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, तो अलग अलग प्रेजेंट कर रहे हैं, सो ये कह रहे हैं, ठीक है, इनको अलग रखना है, ठीक है। ऑल्दो दे आर ऑल्सो हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म and are often vital for business operation, intangibles are accounted for under IS 38, जो कि आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है, ठीक है। Got it? Okay. आगे कहता है इन्वेंट्री से भी इसको अलग करो, ठीक है,
तो क्या कह रहे हैं ऊपर, इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश करो इसको किससे, इंटेंजिबल से, और दूसरा इन्वेंट्री से, ठीक है। इन्वेंट्री, although inventory items usually have physical substance, they differ from PPE because they are held for resale in ordinary course of business. Inventories are accounted for under IS 2, ठीक है। हाँ, कहता है आगे वही बात हमने की ज़बानी, if an entity's main business is selling machines, those machines are inventory item and are not classified as PPE. However, plant and machinery used to produce machine for sale is PPE. क्या मतलब, अगर मैंने मशीनें खरीदी हैं, AC खरीदे हैं, मशीनें खरीदी हैं और आगे मशीनें बेचता हूं मैं, मशीनें भी तो बेच सकता हूँ, वही जो फैक्ट्री मशीन लगा रही है वो कहीं ना कहीं से खरीद के लाई होगी ना। एक बंदे का काम मशीनें ही बेचना है तो वो मशीन उसके लिए क्या है, इन्वेंट्री। लेकिन अगर उसने एक प्लांट बनाया हुआ है जिस पर वो मशीनें कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो वो प्लांट उसके लिए क्या होगा, ये थोड़ी सी बात ये लिखी हुई है बस यहाँ पे, ठीक है। द सेम गोज फॉर रियल एस्टेट बिजनेस, देयर कॉर्पोरेट ऑफिस आर पीपी बट हाउसेज दे सेल आर इन्वेंट्री। ये जो सोसाइटियां बनी हुई हैं इनके अंदर जो उन्होंने अपना ऑफिस बनाया होगा वो उनका पीपीई है, लेकिन जो उन्होंने 15-20 घर बनाकर उनको इन्वेंट्री उनको रखा, कभी आप जाए ना कि सोसाइटी के अंदर नहीं जी को प्लॉट पड़ा या घर है तो कहते हैं सर जरा इन्वेंट्री चेक कर लें, इन्वेंट्री, हाँ इन्वेंट्री चेक कर लें कोई प्लॉट पड़ा या नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे 50 प्लॉट्स जो हैं वो बनाए थे, अब उनमें से 10 बिक गए तो 40 इन्वेंट्री में पड़े अनसोल्ड, ठीक है ना, तो यही कह रहे हैं। अच्छा एक और चीज़ भी यहाँ पे आ सकती है वो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, लेकिन वो अब चूंकि स्टैंडर्ड भाई पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको फ़र्क बताऊंगा, वो भी पीपीई से डिफरेंट है, ठीक है। वो अब इस वक्त आप कंफ्यूज कर जाएंगे इस चीज़ से। वैसे थोड़ी सी बात ये कर देता हूँ कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना, लैंड बिल्डिंग, अगर उसको रेंटल पे दें तो वो फिर पीपीई नहीं रहता, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चला जाता है। खैर चलें छोड़ें फिलहाल इसको, नहीं जरा देखो ना शक्लें थोड़ी सी बनी है, वक्त आने में पढ़ेंगे, ठीक है ना, पूरा एक्सटेंडेड है हमारे सिलेबस में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर दफा सवाल उसमें से आता है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल इतनी सी बात काफ़ी है, ठीक है। यहां तक को मसला है तो बताएं, बोलें। अच्छा जी नेक्स्ट, मैंने एसिड कहाँ लिखा, यहां पे लिख दिया, चलो कोई नहीं, खैर अच्छा जी अगली बात, थोड़ा सा आइडिया हो गया अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में वो टेंजिबल आइटम्स आते हैं जिनको आपने प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज के लिए रखा हो, या रेंटल्स के रेंटल पे देने के लिए रखा हो, या एडमिन पर्पज़ के लिए, और इनसे बेनिफिट जो है वो कई साल पर आना हो, ठीक है। तो ये वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है जिस पर ये IS 16 में लगना है, ठीक है। उसको इनिशियली मैयर कॉस्ट पे करते हैं, कॉस्ट में क्या कुछ आता है थोड़ा बहुत आपने इंट्रो में पढ़ा हुआ है, हमारी किताब में मौजूद है, लेकिन फिलहाल मेरा आज का मकसद नहीं था इसलिए मैंने वो थ्योरी भी यहाँ पर नहीं डाली हुई, ठीक है। अगली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन, सिएशन, ये तो कोई बात ना हुई, ये क्या है और ये क्या है, कोई एक बात करो यार, पेन नहीं बंद हो गया, या ये तो सेंट को या इसको भी किटी को, चलो छोड़ो, सॉरी डेप्रीसिएशन। मैं क्या सो ना गए हो, आज पढ़ाई तो हो नहीं रही है, आप लोग बोर क्यों हो रहे हो, गपशप लग रही है, एंजॉयमेंट हो रही है आज तो, हैं तो पढ़ाई कराई मैंने अभी तक, कोई नई चीज़ बताई हो, कोई नई चीज़ बताई हो, वैसे बस वो सुर्खी पाउडर लगाया हुआ है चीज़ों को, नई चीज़ तो कोई नहीं थी, हैं जी, प्रॉपर्टी प्लांट की डेफिनेशन पढ़ा दी ऐसे ही बस, चले। अच्छा जी डेप्रीसिएशन किसे कहते हैं, देखें जी मेरी बात सुने, मिसाल के तौर पे मैंने एक बिजनेस शुरू किया और जूस बेचने का, ठीक है, ये जो जूस होते हैं ना डिब्बे वाले जूस, 50-60 रुपए का एक जूस आता है, ठीक है, ये मैंने खरीदने और बेचने के लिए एक खोखा लगा दिया, ठीक है, और मैंने इस साल में 500 रुपए के जूस बेच लिए, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ सेल होती है मुझे पता है, लेकिन मैं फिलहाल बस नाम शाम नहीं लिख रहा, चलो कॉस्ट ऑफ सेल भी लिख देता हूँ मैं। कॉस्ट ऑफ सेल जनाब ये मैंने तकरीबन ख़रीदे थे कोई 400 रुपये के, ठीक है, और ये मेरा आ गया जी ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ये पता है ना, ये देखा ये इस शक्ल की चीज़ देखी हुई है, PNL होता था आप लोगों का, ठीक है। अच्छा मेरे कुछ अदर एक्सपेंसेस आ गए जिसमें सैलरी, रेंट, लटरम पटरम, 20 रुपये वो भी पड़ गए ऐसे।
आप कहोगे सर सैलरी किसकी हो यार, एक छोटा रखा हुआ है वहाँ पे खोखे पे, रेंट, और रेंट खोखे का भी रेंट दे रहे हैं। अच्छा नहीं, रेंट नहीं दे रहे, खोखा हमने लगाया हुआ अपना, ठीक है, तो उसकी डेप्रिसिएशन तो आ जाएगी ना। बहरहाल एक्सपेंसेस थे कुछ। जो मैंने खोखा लगाया है उस खोखे पर मेरा 5,000 रुपया खर्च हुआ। कितना जी? तो मैंने खोखा नहीं 5,000 ये भी कर दिया। बताओ जी कितना प्रॉफिट आया? नेट में लॉस आ गया। कितना? 4,000 420 तुम्हारा नंबर है, 420 तुम लोगों का फेवरेट, तुम लोगों का सबका नंबर, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया जनाब ईयर 1। अच्छा ईयर 2 आया। ईयर 2 में जनाब तरक्कियाँ, हाँ जी, जूस बिकी जा रहे हैं। 1500 का जूस बेच लिया हमने, टोटल 1200 रुपये का ख़रीदा था और 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया। एक्सपेंसेस भी जाहिर सी बात है बढ़ गए, 2 छोटे रखने पड़े, काम बढ़ गया, ठीक है, तो ये को 50 रुपये का एक्सपेंस हो गया। और बस जनाब कितना जी? लो जी, क्या ये सही है? इस साल का प्रॉफिट नहीं है, ये साल रोई जा रहा है, ये साल हंसी जा रहा है। मामला क्या हुआ है? गड़बड़ कहाँ पे आई है? हाँ ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग, ठीक है, मैं बिल्डिंग ही कर देता हूँ, ठीक है, ऐसी को आपका हमसाया बैठा हो आप उसको छेड़ी जाओ, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग जो है ये सारी की सारी हमने एक्सपेंस आउट कर दी पहले ही साल में। हालांकि हमारा ये कारोबार तो चल रहा है और अगले 5 साल तक, अच्छा इसको ना ऐसे कर लो, 5,000, ये 4,000, ये 1,000, ये 200, अब कितना बताना जरा, थोड़ा सा ऐसा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। 15,000, 12,000, 3,000, 500, 2500 जी, ये कितना? ये माइनस, हाँ ये बोलो ना, मैं परेशान हो गया। अच्छा ज़रा मैंने ऐसे ज़रा थोड़ा सा आगे चलाना था ना। अच्छा आप सुनो भाई, मामला ये है कि हमने ये जो खर्चा किया है बिल्डिंग पे, इस खर्चे को करने के बाद अगले 5 साल तक हम इसी बिल्डिंग में, इसी खोखे में, इसी कियोस्क में, कियोस्क कहते हैं ना इसको, ठीक है, इसी कियोस्क में मैंने 5 साल तक जूस रख के बेचने दे। यार ये टाइम इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अभी है ना आधा घंटा 35 मिनट है ना, ओके। तो अगले 5 साल तक इस खर्चे ने मुझे बेनिफिट देना है, और गलती क्या कर दी? सारे का सारा उसको पहले साल में ही एक्सपेंस आउट कर दिया। नाउ दिस इज वायलेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। हाइब्रिड वालों जाग रहे हो ना? हाँ, कौन कौन नहीं जाग रहा? कौन कौन जाग नहीं रहा? अच्छा, कौन कौन सो रहा है? कौन कौन जाग रहा है? अच्छा हूं तो जाग ही गए उन्होंने। सवाल समझने में असल तो मसला ही होता है, सवाल समझा जाए क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है। आपने पर्चे में सवाल को 2 दफा पढ़ना है और फिर तीसरी बार करना शुरू करना है, उसको भी पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, जो ऐसा नहीं करेगा ना तो उसके पासिंग के चांसेस कम है। मैं वैसे चलो एक मशवरे की बात बता दूँ, तो ज़िंदगी का असूल अकाउंटिंग में, मैं हमें तो उस्ताद 3 दफ़ा कहते थे पढ़ो और फिर सवाल शुरू करो, आपको डिस्काउंट है। बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, 2 दफ़ा, एक दफ़ा डिस्काउंट दे दिया, 2 दफ़ा सवाल पढ़ना है और फिर पेन को सवाल हल करने के लिए उठाना है। उससे पहले उठाने वाले अपनी जिम्मेदारी पर ये काम करेंगे, इंतजामिया जिम्मेदार ना होगी। अच्छा जी, क्या कह रहा था मैं यार, क्या कह रहा था? एक तो मुझे आसपास नहीं जाने देना आप लोगों ने, ठीक है ना। क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि ये मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन नहीं होगी कि इस खर्चे से बेनिफिट, देखो ना अगले साल फिर यहां पे सेल आनी है। अब ये सेल जो आ रही है, ये जूस जो बिक रहा है इसी खोखे में रख के तो बिक रहा है, तो इस कॉस्ट के अगेंस्ट जो बेनिफिट्स हैं वो अगले 5 साल में फैले हुए हैं, तो ये कॉस्ट को भी अगले 5 साल पे फैला के एक्सपेंस आउट करना चाहिए। ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये असल मसला है जिस वजह से एक कॉन्सेप्ट आता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या है? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। होगी डेफिनेशन, बस है नहीं किसी।
सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? और ये नहीं करना 5,000 है ना, इधर 2,000 कर लें, इधर 1,000 कर लें, इधर 500, इधर बकाया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। कोई एक सिस्टमैटिक एलोकेशन होनी चाहिए। अब वो सिस्टमैटिक एलोकेशन है वो मेथड्स में जाकर देखेंगे। मेथड्स के पीछे भी साइंस होती है। ऐसे नहीं कि रात को ख्वाब में बाबा जी ने आकर तुम्हारे बिजनेस के लिए स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छा है बच्चा, और तुमने स्ट्रेट लाइन लगा दिया। ठीक है, उसके पीछे भी साइंस है। ठीक है ना। खैर एनीवेज, तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या बनी? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ सिस्टमैटिक एलोकेशन। ये थोड़ा सा पेन को माफ कर दें, अब करते हैं इंशाल्लाह इसको सही आज। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। भाई जब कौन कौन बोर हो रहा है? कौन कौन बोर हो रहा है? कौन कौन बोर हो रहा है? हाइब्रिड में से कोई बोर हो रहा है? कौन कौन बोर हो रहा है? कौन 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 बोलो ना। किसी ने बता नहीं दिया आपको कि मैंने क्लास से बाहर निकाल देना है? बोर हो रहे हो आप? निकल जाओ क्लास से। क्लास से निकल नहीं देता मैं, कुंडी लगा देता होता हूँ, खबरदार जाने को नहीं देता मैं, यहीं पे सजा देता होता हूँ। अच्छा भाई आमिर भाई, आप बोर तो नहीं हो रहे? मोबाइल कहाँ है आपका? आपको पता है आमिर भाई पे भी पूरी नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि ऑनलाइन वाले जो घर बैठे हैं ना वो डिपेंड कर रहे थे आमिर भाई पे। ठीक है ना, इसलिए हर खबर पर नजर। सिस्टमैटिक एलोकेशन। और जाग रहे हो ना? ये कितनी उंगलियां हैं? और 4 उंगलियां हैं, 5वां अंगूठा है। जाग रहे हो? खे जाग रहे हो? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है। सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? मैं कहता हूं जी, मिसाल के तौर पे ये खोखे से मुझे हर साल बराबर बराबर फायदा आएगा। एनी क्वेश्चन? ठक ठक ठक, यस यस यस। योर हेड इज नॉट अपीयरिंग एक्चुअली। बहरहाल चलो कोई बात नहीं यार, जिन्ना मर्जी आंदा है, तुसी जो कहो वो आएगा। ये लो। नहीं, वैसे ये बातें भी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं, आप लोग सामने बैठे हो, आपने ऐसे ही किसी वक्त क्लास एंड भी होगी ना, पूछना सर ये क्या, क्लास खत्म होनी है ना, सर ये 42 नहीं बनता था? हाँ हाँ बेटा 42 बनता था, इसने कहा 6,000 मैंने लिख दिया। ऑनलाइन वाले बेचारे पूरा दिन इसमें खपते रहेंगे, यार ये 6,000 बना तो बना कैसे? तो जज़ाकल्लाह भाई 42 ही बनता है। ठीक है। वो कहते यार इसके पीछे भी कोई कॉन्सेप्ट होगा जरूर। ठीक है। आई कैप के बच्चे की ना, आई कैप का जो एग्जामिनी है, इसका एक मसला ये भी है, मैं बताऊं सही बात बता रहा हूं, एक साफ सुथरी सादा आसान सी बात लिखी है, कहेगा नहीं इतनी आसान बात तो हो ही नहीं सकती है। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बात होगी। और सादा बात को भी मुश्किल बना लेते हैं, ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है, जो सादा बात है वो सादा ही होती है। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने ये कहा कि जी मिसाल के तौर पे हमें इस बिल्डिंग से यानी इस खोखे से अगले 5 साल तक बराबर फायदा आना है। बराबर फायदा इसलिए कि भाई बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग की नेचर ही ऐसी है। अब उस खोखे ने खुद तो बढ़ नहीं जाना, खोखा भी उतना ही रहना, उसकी कैपेसिटी भी उतनी रहनी है, जूस उतनी ही रख कर हम बेचते रहेंगे। अच्छा, आप कहोगे सर देखे ना पहले तो कम जूस नहीं बेचे। और भाई वो बेच कम सके थे, खोखा तो 5,000 जूस के डब्बे रखने का अहल है। अब आपके पास जितनी डिमांड है आप उतना ही रखोगे। बिल्डिंग आपको पूरा फायदा देने के लिए हर साल तैयार है। ठीक है, तो यूं कह सकते हैं कि बिल्डिंग से आने वाला फायदा हर साल बराबर बराबर है। तो कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे एलोकेशन, डेप्रिसिएशन की एलोकेशन जो है वो बराबर बराबर हो, तो वो हमने एक मेथड पढ़ा था जिसका नाम क्या था? स्ट्रेट लाइन। तो ये डेप्रिसिएशन मेथड है ना, ये भी ऐसे ही नहीं है। डेप्रिसिएशन मेथड के पीछे साइंस ये होती है कि ये मेथड और एसेट्स से आने वाले बेनिफिट का पैटर्न ये मैच करते हैं। यानी डेप्रिसिएशन मेथड से जो डेप्रिसिएशन निकल रही है और जो एसिड से बेनिफिट आ रहा है, इन दोनों का जो है वो आपस में ये इन द पैटर्न मैच करना चाहिए। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे आपको बोला, बिल्डिंग एक ऐसा एसिड है जिससे आपको हर साल बराबर बराबर फायदा आ रहा है, तो फिर डेप्रिसिएशन मेथड भी ऐसा चुनो जिससे हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर बराबर आए। और उसका नाम हमने क्या रखा था बचपन में, इंट्रो में? स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी लकीर मेथड है जी, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो खैर वो सारा अभी कैलकुलेशन से करते हैं, लेकिन तो मैंने ऐसे गपशप के अंदर बता दिया ना। तो फिर मैंने कहा जी ये खोखा जो है
इसका कख नहीं मिलना, ठीक है ना। 5 साल के एंड पे सिफर हो जाना है बिल्कुल इसने। तो हर साल 1000 1000 1000 1000 और 1000। अब ठीक है, अब ठीक है, अब इधर भी खुश, हालत बेहतर हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी अब हालत? प्रॉफिट आ गया, कितना कितना प्रॉफिट आ गया? अभी भी प्रॉफिट नहीं आया, चलो कुछ बेहतरी आ गई, चलो खैर चलो। लेकिन अब ठीक है, अब लॉस अब बनता भी है, ठीक है, इतना तो बनता भी है, ठीक है। थोड़ी सी सेल बढ़ा लो अगर टेंशन हो रही है तो। लॉस भी देखना चाहिए वैसे बंदे को। अगले साल बताओ कितना? 1500 एंड सो ऑन। लेकिन अब ठीक है, ठीक है, क्योंकि अब क्या किया हमने, अब इस कॉस्ट 5000 की कॉस्ट को हमने 5 साल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि इस कॉस्ट से हमें अगले 5 साल तक फायदा आना है। हमने ये जूस जो इसी खोखे में रख के नहीं बेचने, तो 5 साल तक ये जूस यहां पे रख कर बिकेंगे, तो फिर इस कॉस्ट को भी 5 साल पे बांटना चाहिए। इसी को तो कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। गॉट इट और नॉट गॉट इट? तो सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? और अच्छा, यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं? यूजफुल लाइफ बेनिफिट देगा, उसके बाद डेड हो जाएगा। वो तो मैंने भी नाम ही नहीं बोला। क्या हाल है? आप आना ही तो जल्दी आ जाते यार, खजल होता रहा मैं आज जी। हाइब्रिड बच्चे कम है आज, चलें खैर जी। क्या बोल रहा था मैं, क्या पूछ रहा था मैं? यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं? देखो भाई, देखो भाई, सीधी सी बात है, बनाने वाला तो चीज को ऐसे बनाता है कि बंदा जाए तो जाए, चीज ना जाए, ठीक है। अब एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, उसने गाड़ी को ये रख के नजर सामने रख के बनाया कि 25 साल तक इस गाड़ी ने कहीं नहीं जाना। आपके सड़कों के ऊपर बेताशा 2000 मॉडल गाड़ियां चल रही हैं, बेहतरीन चल रही हैं, नहीं चल रही? क्या ख्याल है? तो हो सकता है कि 25 साल को सामने रखते हुए आपके मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया हो, लेकिन आपने वो गाड़ी जो अपने बिजनेस के अंदर रखी है, आपने कहा है मैं अपने हर मैनेजर को एक गाड़ी दूंगा, 5 साल बाद वो पुरानी गाड़ी हम वापस ले लेंगे या उसी को देकर फिर नई गाड़ी दे देंगे, 5 साल बाद हम वो गाड़ी उससे ले लेंगे, ऐसे करना, ठीक है, और उसको हम बेच देंगे। अब मुझे बताओ, आप एक कंपनी है, आपने एक गाड़ी जिसकी इकोनॉमिक लाइफ, ये मैंने क्या बोला था, 25 साल क्या है, जो मैन्युफैक्चरर ने बनाई थी असल लाइफ, ठीक है, 25 साल। आपने, आपकी कंपनी ने उसको 25 साल की नीयत से, आपकी कंपनी उसको 25 साल की नीयत से नहीं लिया, बल्कि उन्होंने ये सोचा है कि 5 साल के बाद हम ये बेच देंगे और नई गाड़ी लेंगे, क्योंकि 5 साल के बाद ना गाड़ी में काम शाम बहुत निकलने लग जाते हैं, तो छोड़ो यार इसको साइड पे करेंगे और नई ले आएंगे। अब ये दोनों चीजें अलग हो गई। इकोनॉमिक लाइफ वो जिसके लिए मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया था, और यूजफुल लाइफ वो जिसके लिए बिजनेस ने ये सोचा है कि हम उसको यूज करेंगे, यानी कि बिजनेस की इंटेंशन, ठीक है। यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं जी? लाइफ ओवर विच एसेट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय बिजनेस। लाइफ, और लिख ले भाई, लाइफ ओवर विच एसेट इज इंटेंडेड, ऐसे लिख लो, एसेट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय द एंटिटी। ठीक है जी। इंटेंडेड मतलब इंटेंशन, मतलब नियत, यानी कि एसेट की लाइफ तो भाई 25-30 साल है, लेकिन भाई आपके बिजनेस ने उसको यूज करने का सोचा ही 5 साल के लिए हुआ है, तो फिर क्या कॉस्ट को 25 साल में डेप्रिशिएट करेंगे? नहीं, हमारी अकाउंटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट थिंग इज यूजफुल लाइफ। जितने साल के लिए हमने ये एसेट यूज करने का सोचा है, डेप्रिसिएशन भी उसी के ऊपर करेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो यूजफुल लाइफ बमुकाबला वर्सेस इकोनॉमिक लाइफ। तो इकोनॉमिक लाइफ किसे कहते हैं जी? हाँ, इकोनॉमिक लाइफ है टोटल लाइफ ऑफ, यूं लिख लो चलो, टोटल लाइफ फॉर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू गिव बेनिफिट, यूं कह लें, एसेट इज एक्सपेक्टेड टू गिव बेनिफिट, यानी कि एसेट
तो एक्सपेक्टेड है कि अगले 25 साल तक फायदा दे सकता है, लेकिन हम उस 25 साल का क्या करें? हमने जब उसको सोचा ही 5 साल इस्तेमाल करने के लिए है, तो फिर हमारे लिए रेलेवेंट क्या है? फॉर डेप्रीसिएशन पर्पस रेलेवेंट क्या चीज है? यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ नहीं। मसला कब आएगा पर्चे में? जब ये दोनों दे देगा, जब ये दोनों गिवन होंगी तो आपने कौन सी यूज करनी है? और अगर वो सिर्फ लाइफ लिख दे वो यूज करेंगे। अच्छा, वो सिर्फ यूजफुल लाइफ लिखे, बहुत अच्छी बात है, चाहिए वही। अगर वो सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ लिख दे और कुछ ना लिखा हो तो उसी को। मसला कहां पे आना है? जब दोनों एट अ टाइम आ जाएंगी तो फिर आपको सिलेक्ट करना पड़े तो एक सिलेक्ट करेंगे। ठीक है हाइब्रिड वाले भाई, कहां जा रहे हो? ऐसे छोड़ के जाओगे तुम बीच रास्ते में, मैं उदास हो रहा हूं। चलो देख लो फिर जी, कोई मसला जी? ठक ठक जी। नो, क्योंकि उसकी मैंने वैसे यहां लिखा, इसीलिए मैंने ये यहां पर लिखा हुआ छोड़ दिया था यहाँ पे। लैंड इज नॉट नॉर्मली डेप्शन बिकॉज इट हैज इनडेफिनिट लाइफ। मसला क्या है? मसला तो यहीं पर ही आ रहा है ना, ओवर यूजफुल लाइफ, ये डेप्रिसिएशन के लिए यूज करना है, और इकोनॉमिक लाइफ जो टोटल बेनिफिट दे सकता था उसको भी इग्नोर करना है। लेकिन लैंड की तो इनडेफिनिट लाइफ है ना, ठीक है? क्या कह सकते हैं कितना अर्सा फायदा देगा लैंड? ठीक है, वो तो हमेशा ही फायदा देता रहता है, फायदे बदल देते हैं। एप्रिशिएट होता है, एप्रिशिएट हो मतलब थोड़ा सा ऐसा हो भी सकता है, मतलब मिसाल के तौर पे जमीन पे सेम आ गई, थोर आ गई, कटाव कर गया दरिया, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, बल्कि उल्टा एप्रिशिएट ही हो रहा था। आप वाली बात तो स्टक भी हो जाए तब भी क्या है, फायदा तो वो फिर भी दे रहा है। वो तो कई सालों से मेरे दादाजी वाली जमीन भी अभी मेरे पास पड़ी हुई है, तो मेरे बच्चों के पास भी, उनके बच्चों के पास भी जाती रहेगी। तो बहरहाल नॉर्मली डेप्रिशिएट नहीं होता लैंड, ठीक है? तुमने छेड़ा ना मुझे वैसे ना, आगे आ जाओ, तुम्हारा सर नजर नहीं आ रहा मुझे वैसे भी यार। ये कैमरा थोड़ा सा, बल्कि आखिरी सीट पे ना बच्चा बिठाया करें, ठीक है? सिर्फ उसी भाई का सर नहीं नजर आ रहा, बाकी सबका आ रहा है। जी जी भाई, ये भी लिखा हुआ है नोट्स के अंदर। वैसे मैंने आपको पढ़ने के लिए देनी थी ये बातें, सारी मुझसे पूछ लो, सारी मुझसे पूछ, तुम लोग खुद ना कर, कुछ ना करना, ठीक है भाई? लैंड और बिल्डिंग अगर इकट्ठे भी हैं तो हमने उनको अकाउंट फॉर अलग अलग करना होता है। आप लैंड एंड बिल्डिंग को जब हम पीपीई का नोट बनाएंगे ना, कॉलम में इकट्ठा भी रख लें तब भी चलेगा, लेकिन मैं तो ये मशवरा दिया करता हूं बच्चों को, लैंड को अलग रखो, बिल्डिंग को अलग रखो, ठीक है? लैंड और बिल्डिंग इकट्ठे भी खरीदे हैं ना, मिसाल के तौर पे मैंने ये बिल्डिंग खरीदी, इस बिल्डिंग के अंदर ये बिल्डिंग चाहिए 10,000 रुपए की है, इसमें से लैंड की जो वैल्यू है वो 4,000 है, बाकी 6,000 के ऊपर बिल्डिंग है। अब जब डेप्रिसिएशन की बारी आएगी तो 4,000 साइड पे हो जाएगा, 6,000 को डेप्रिसिएट करेंगे, 4,000 अपनी जगह कायम रहेगा। इकट्ठा रखना इकट्ठा रखो, अलग करना अलग करो, लेकिन अकाउंट फॉर अलग। डेप्रिसिएट सिर्फ किसने होना है? बिल्डिंग ने, लैंड ने नहीं। मतलब आप लोग अपनी प्रेजेंस बता रहे हो कि हम हैं, हम सवाल कर रहे हैं, करें अच्छी बात है, करें। अच्छा, सवाल करने से नहीं घबराना, मैं खुद ही सवाल को आगे लेके जाना हो तो ले जाता होता हूं। आपने अगर खुद से डिसीजन लेना शुरू कर दिया ना, शायद अभी ये सवाल करना सही नहीं है, शायद बाद में आंसर मिल जाएगा, आगे जाके मिल जाएगा, तो हो सकता है ऐसा ना हो। ये काम मेरा है, ठीक है ना? आपने सवाल कर लेना है, ठीक है? आप उस सवाल को उसी वक्त आंसर करना है तभी बताऊंगा, नहीं करना है तो मैं नॉर्मली आपको रेफर करता हूं फलां टॉपिक में, इतने लेक्चर्स के आसपास जाके ये चीज़ आंसर होगी, और फिर अल्लाह का शुक्र है वहां पे होती भी है आंसर। लेकिन ये अगर आपने कर लिया ना, खुद से डिसीजन लेने की कोशिश की, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आपके जहन में जो सवाल आए आपने वो लाजमी करना है, उसका जवाब मैंने आपको उसी वक्त देना है या डिले करके देना, ये डिसीजन लेना मेरा काम है, ठीक है ना? आपने कोई भी सवाल जो जहन में आए उसको छोड़ना, रोकना नहीं है, और जब तक समझ ना आए तब तक पूछते भी रहना है, कोई मसला नहीं। अगर मुझे लगेगा कि बाकी सब को समझ आ गया है, तो मेरे जैसा एक बैठा हुआ जिसको नहीं समझ आ रही, तो मैं फिर एंड पे ये कह दूंगा 1-2 बार ट्राई करने के बाद, चल यार क्लास से बाद मिल लेते हैं। आप लोगों ने दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, सवाल समझना आए तो भी बताना है कि नहीं समझ आया अभी तक, और जो सवाल जहन में आए वो भी आपने कर लेना, ठीक है? इस सवाल को आगे लेके जाना है, अभी नहीं बताना है, क्लास के एंड पे बताना है, 10 दिन बाद बताना है, फलां टॉपिक में बताना है, ये डिसाइड करना मेरा काम है, आपका काम नहीं है। गॉट इट? गॉट इट? ये गॉट इट समझते हो? हाँ यार, क्या करा रहे थे हम? हाँ, अगली बात, ये जो आपको मैंने कहा सिस्टमैटिक एलोकेशन होनी चाहिए, तो सिस्टमैटिक एलोकेशन का मतलब क्या है? मतलब कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए, क्या ख्याल है? और बोलो। तो वो सिस्टम जो होते हैं डेप्रिसिएशन के, उनको कहा जाता है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कितने मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन आपने पढ़ रखे हैं जी?
चारों पढ़ लिए माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं फिर पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। 4 मेथड्स हैं मशहूर, जिनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले 3 हैं, चौथा इतना इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड ऐसा मेथड है डेप्रिसिएशन का जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन आपको बराबर बराबर मिलती है, ठीक है जी। तो पहला मेथड सीधी लकीर मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है जी। इसके ऊपर डिस्कशन अभी हमने करनी है, ठीक है। अभी 15 मिनट पड़े हैं, इंशाल्लाह हम ये मेथड कर लेंगे अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। दूसरा मेथड इंशाल्लाह कुछ दिन तक, 2 दिन तक ये भी हो सकता है मैं स्ट्रेट लाइन मेथड करवाऊँ, इसको ज़रा इंट्रो वाली रिवीजन कल में हो रही हो, और फिर इसी को ही आगे ले जाके इसका डिस्पोजल करवा दूँ और फिर एक ही बार रिड्यूसिंग बैलेंस पे आऊँ। ऐसा शायद ऐसा ही हो, वो ज़्यादा बेहतर, लास्ट टाइम किया तो ज़्यादा बेहतर लगा था, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन को एक बार घर पहुँचा के फिर रिड्यूसिंग बैलेंस को रिवाइज करते हैं, फिर उसका डिस्पोजल भी करते चले जाएंगे, ठीक है, ओके। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, एक आध दिन ही इंट्रो वाला है, डिस्पोजल तो आपने वैसे भी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन इसको ईजी लेने वाला 105वें लेक्चर में भी परेशान ही होगा, 108वें लेक्चर में परेशान ही होगा, क्योंकि इसने वहाँ पे भी जान नहीं छोड़नी, वहाँ पे भी एडजस्टमेंट्स आ रही होंगी। मैंने जैसे आपको बताया है ना, एक ईपीएस को छोड़ दें जिसमें थोड़ी माफ़ी मिल जाती है, बाकी हर जगह IAS 16 कम या ज़्यादा इस्तेमाल है। आपको एनपीओ का सवाल आएगा, उसमें IAS 16 की एडजस्टमेंट होगी, डेप्रिसिएशन हो रही होगी, डिस्पोजल हो रहा होगा, रिवैल्यूएशन हो रही होगी। आपको कैश फ्लो का सवाल आएगा, उसमें यह है। आपको करेक्शन ऑफ एरर का सवाल आएगा, उसमें यह है। 5 टॉपिक्स तो वैसे ही इसी के साथ मिक्स हो रहे हैं। IAS 8 जो है और एक्सचेंज एंड इक्विटी, उसके अंदर रिवैल्यूएशन हर जगह पे, फिक्स एसेट हर जगह मौजूद ही है। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से करना है, मैं बार बार कह रहा हूं। जितना इसको अच्छा करोगे उतना आपके बाकी टॉपिक्स अच्छे होंगे। उसकी वजह क्या है, वहां पे जाके आप ये नहीं सीखने बैठ जाओगे, वहां पे जो नया टॉपिक होगा चल रहा होगा उसको सीख रहे होगे, ठीक है। सही है। आज जज्बाती हो गया, मैं बैठा ही नहीं आज। अच्छा, उसके बाद दूसरा मेथड जो है जी वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इंशाल्लाह ये भी देखेंगे। और फिर है जनाब आउटपुट मेथड, इसको इसके भी कई मशहूर नाम है आउटपुट मेथड के। बहरहाल फिलहाल आप आउटपुट मेथड ही इसका नाम रखें। इसको माइलेज मेथड भी कहते हैं, आर्स मेथड भी कहते हैं, ठीक है। बहरहाल आउटपुट मेथड। और एक जो ऐसी फजूल सा बस है, एहतियातन कर लेना है किसी MCQ में ना आ जाए, वो है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ठीक है जी। असल में ना इसका जो रिजल्ट होता है, जब करेंगे सवाल आप देखेंगे, इसका जो रिजल्ट होता है वो मोर और लेस रिड्यूसिंग बैलेंस की तरह से ही होता है। तो नॉर्मली ये इस्तेमाल होता नहीं है, लेकिन चूंकि सिलेबस में है, किसी MCQ में ना आ जाए, इसलिए ये करके हम देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज हम बात शुरू कर लेते हैं जी स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या है? तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया है वैसे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर। ये हमने एग्जाम्पल गपशप में ये जो हमने काम किया, ये क्या किया असल में, ये मैंने क्या किया था, मैंने कहा था जी 5000 कॉस्ट है, ठीक है जी, और इसकी यूज़फुल लाइफ है वो 5 साल है। तो हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, तो ये आपको नज़र आ रही है। तो बेसिकली ये काम हमने कर ही लिया था, बस ज़रा ऐसे गपशप में किया तो लगा कि बहुत आसान सी बात है, फार्मूला लिखें तो बच्चे कहते हैं पता नहीं ये क्या होने लगा। कुछ भी नहीं है, यही फार्मूला अंग्रेजी में लिख रहा हूँ बस, ठीक है। कॉस्ट क्या होती है, उसमें क्या क्या आता है, ये तो बात मैंने अभी आपको बताई ही नहीं है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर निकलता है इसमें से, अगर ईयर से डिवाइड करें तो पर ईयर आएगा ना, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर कैसे निकलेगा जी, कॉस्ट को डिवाइड करेंगे हम, कॉस्ट को डिवाइड करेंगे हम यूजफुल लाइफ से, ठीक है जी। कौन सी लाइफ से जी, इकोनॉमिक लाइफ या यूजफुल लाइफ? अच्छा, अगली बात मैं कहता हूं जी, मिसाल के तौर पे
ये जो हमारी एग्जाम्पल थी, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, ये जो खोखा हमने लगाया है ना जी, ये जब 5 साल पूरे होंगे ना, इस खोखे को हम उतार के फेंकेंगे तो कबाड़िए को ये बेचेंगे और कबाड़िया इसका हमें 500 रुपया दे देगा। लोया बेच, लैलन बेच, 3 डब्बा बेच वाला आएगा, वो 3 डब्बा उठा के ले जाएगा और 500 रुपये हमें इसके मिल जाएंगे। अब मेरा सवाल है आपसे, बड़ी आसान बात है यार, मैं बेसिकली आपको पढ़ाना नहीं चाह रहा ना आज, असल में मैंने दिल नहीं कर रहा मेरा आज पढ़ाने का, इसलिए मैं अब गपशप में समझा रहा हूँ, सारी बातें हैं भी ऐसे ही, अभी अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं जाके, मसला नहीं है। तो इसकी रेजिडुअल वैल्यू की बड़ी टेक्निकल डेफिनेशन है, अभी पढ़ा भी देता हूँ, उम्मीद अभी देख लेंगे, टाइम बच गया, वरना कल पढ़ लेंगे, आपको घर से तो पढ़ने के लिए देनी है, मैंने सफ़े में लिखा हुआ है। लेकिन वैसे सादा बात कर रहा हूँ कि अगर आपको एक्सपेक्टेशन है, आज खड़े होकर एक्सपेक्टेशन है कि अगर आज यही खोखा 3 डब्बे के भाव बेचना पड़े, 5 साल पुराना 3 डब्बा बेचना पड़े तो 500 रुपये मिल जाएंगे, तो क्या आप इस एक्सपेक्टेशन की बुनियाद पे फिर भी 5000 को ही एक्सपेंस आउट करेंगे? मैंने कोई टेक्निकल बात नहीं की, मैं कोई अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं तो बिल्कुल जाग के बैठना है, सोने नहीं देना मैंने आपको, ठीक है ना। हाँ, दिल में तो आ रहा था थोड़ा सा सोने, दिल में तो आ रहा है, आपको कह रहा हूँ ग्लासेस वाले भाई, हाँ, मैं तो सोने आए हो यहाँ पे, शर्मा रहा है। अच्छा जी क्या कह रहा था मैं कह रहा था भाई, अगर 500 रुपये आपको एक्सपेक्टेड है कि मिल जाने हैं, तो क्या फिर भी आप 5000 रुपये एक्सपेंस आउट करोगे? आप एक्सपेंस क्या कर रहे थे कि जी ये कॉस्ट हमने जो इनकर किया है, अगले 5 साल में इसको बांट कर एक्सपेंस बना लो। अब अगर 500 रुपये आपको वापस ही मिल जाने हैं, तो वो तो आपकी कॉस्ट समझो है ही नहीं, वो तो आपका एक्सपेंस बनता ही नहीं है। आपको तो एक्सपेंस ही कितना बनता है? 4500। कितना बनता है? तो अगर आपको सवाल के अंदर, इसको कहते हैं, ये जो आपको कबाड़िया जो पैसे दे रहा है ना, इसको कहा जाता है रेजिडुअल वैल्यू। क्या कहा जाता है जी? रेजिडुअल वैल्यू क्या है? वो एक्सपेक्टेड अमाउंट। अच्छा, ये बड़ी टेक्निकल बात है, ये जरा ध्यान से देख लो, एमसीक्यू भी 1-2 बार आई के अपने इसका पूछा हुआ है। आप यहां खड़े हो और ये खोखा है, ठीक है जी, ये खोखा आज नवा है, नवा, ये नया है, ये नवा है, नवा, ठीक है। आज ये कितने का है? 5000। 5 साल के बाद ये खोखा जो नवा होगा, नवा, मिसाल के तौर पे 5 साल बाद महंगाई बड़ी हो रही है, तुहानू पता है जी, ये जनाब जाकर बनेगा 8000 का। क्या ये रेजिडुअल वैल्यू हो सकती है? नहीं, ये नहीं हो सकती। अगली बात, अच्छा, ये जो खोखा आज नवा है, ये 5 साल के बाद, थोड़ा सा इसको पुराना करें, 5 साल के बाद, छत रहने दो, अच्छा नहीं लगता, यहां से थोड़ा सा फर्श खराब कर देते हैं, ठीक है। ये दरवाजा लगा हुआ था, ये दरवाजा थोड़ा सा टूट गया ऐसे, ये 5 साल के बाद यह पुराना हो जाएगा, पुराना। तो 5 साल, क्योंकि महंगाई बड़ी हो रही है, तो 5 साल के बाद ये मिसाल के तौर पे 2500 रुपए का बिक जाएगा। क्या ये रेजिडुअल वैल्यू है? 5 साल बाद, ये वाला नहीं, पुराना, लेकिन 5 साल बाद इसकी कीमत जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कितनी है? 2500। क्या ये रेजिडुअल वैल्यू होगी? यही बच्चे फंसते हैं, यही फंसते हैं, ये भी रेजिडुअल वैल्यू नहीं होगी, ये भी रेजिडुअल वैल्यू नहीं होगी। तो फिर रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी? हम कहेंगे ये नवे को नवा ही रखेंगे, लेकिन हम कहेंगे अगर आज ये ऐसा ही हो जाता, यार अब इतना पुराना मुझसे कैसे बने, ये जरा ऐसे, अगर ये आज के हिसाब से देखें, यानी कि अगर हम ये कहें कि यार वो 7 वाले बंदे ने 5 साल पहले लगाया था, 7 वाला खोखा ना हमारा 5 साल पुराना है, अब वो तोड़ने लगा है, कबाड़िए ने आके उसके 500 रुपए लगाए हैं। कितने लगाए हैं जी? 500 रुपए। तो ये क्या है? ये बड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसके ऊपर एमसीक्यू बन जाता है। तो ये क्या है जी? ये जो 500 रुपए है ना, ये 500 रुपए आखिरकार ये क्या हमें मिल गई? अच्छा, ऐसी बात नहीं है, कुछ ज़बानी बातें कर रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है, मैंने कहा जरा बता दूं कि रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट is the estimated amount that an entity would currently obtain। मैं यूं मिसाल के तौर पे समझा रहा हूं ना, हमारा तो खोखा आज नया है, 7 वाले भाई का खोखा 5 साल पहले जो लगाया था उसने, वो अब तोड़ के कबाड़िए को बेच रहा है, कबाड़िए ने उसके कितने लगाए हैं? तो हम भी आज खड़े होकर ये रेजिडुअल वैल्यू लेंगे अपने खोखे की, ठीक है ना। 5 साल बाद तो फिर वो महंगाई का भी असर पड़ जाता है ना। तो रेजिडुअल वैल्यू क्या है? रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द
एस्टिमेटेड अमाउंट, मैं अपनी मिसाल वाली फिगर्स लिखता हूं 500, दैट एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन, हालांकि करंटली को हम बेच रहे हैं उसको, हमारा तो खोखा नहीं है, ठीक है ना, दैट एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट आफ्टर डिडक्टिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, इसको छोड़ो फिलहाल, इफ द एसेट वर ऑलरेडी ऑफ द एज एंड द कंडीशन एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ इट्स, बात समझ आई अब, तो ये क्या है, लेकिन यार ये बड़ी मुश्किल होगी ना बात, ये फिर किसी वक्त जब एमसीक्यू आएगा ना इसको फिर दोबारा पढ़ेंगे, अभी फिलहाल छोड़ो, अभी सादा बात क्या है, सादा बात क्या है, सादा बात क्या है, तिलों वाली बात नहीं, सादा बात, सादा बात क्या है, सादा बात 5,000 रुपए का खोखा लगाया है और 500 रुपए इसके मिल सकते हैं कबाड़ से, यानी कि एंड पे लाइफ के ये एक्सपेक्टेड है कि इतने पैसे दे देगा, तो ये क्या है, रेजिडुअल वैल्यू, ये हम डेप्रिसिएशन में इस्तेमाल, डिडक्शन नहीं, इसकी डेप्रिसिएशन हमने, क्योंकि ये 500 तो हमें बच जाना है, ये तो हमारी कॉस्ट बननी ही नहीं है, तो 4500 डिवाइड बाय 5 करो, कितना बनता है, हाँ 900, चूहे वाला 900 चूहे खा के भाई यही है 900, अच्छा थल्ले में मिटा रहे हैं, तुम बात से फिर बार बार गई जाना, भाई ने माइक ऑन करके कहना है 900, क्या हुआ, थोड़ी डिडक्शन कम हो गई, बेसिकली हमने क्या किया, जो डेप्रिशिएट होने वाली अमाउंट थी हमने उसे कम कर लिया, जो डेप्रिशिएट होने वाली अमाउंट थी जिसका नाम अकाउंटिंग वालों ने रखा हुआ है डेप्रिशिएबल अमाउंट, क्या है जी, जो डेप्रिशिएबल अमाउंट थी हमने उसको क्या कर लिया, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला भी हमें पता लग गया, वो क्या होता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ये भी लिखा हुआ है कहीं दूर नहीं है, यहीं पे लिखा हुआ है रेजिडुअल वैल्यू, यहाँ पे कहाँ, ये डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है, ऐसी बातें आपको सारी आती हैं बस एक एक करके, ये भी आपने पढ़ लिया, डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट, यहां से इसलिए नहीं पढ़ाया था कि उस वक्त ये नहीं बताया था, सादा वाली बात लिख दी थी, ठीक है, कॉस्ट लिख दिया था वहां पर, अब पता लग गया डेप्रिशिएबल अमाउंट का, अब असल डेफिनेशन, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, नाउ व्हाट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट और अदर अमाउंट, इसको छोड़ो, ठीक है, ये ऐसी चीजें ब्रैकेट में ले लिया करो, आहिस्ता आहिस्ता पता लगती है बड़े होकर, ऐसे काट नहीं देना, बाद में पढ़ लेंगे फिर, डेप्रिशिएबल अमाउंट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू क्या है वो भी बता दिया, ठीक है, और डन, चलो, हाँ जी, बेसिकली यूं समझ लो ना आप, यूं समझ लो, मैं अगर थोड़ा सा इसको आसान करूं आपके लिए, तो 5 साल बाद जो आपको एक्सपेक्टेड है ना पुराने खोखे के मिलने हैं, उसके 5 साल बाद वाली वैल्यू हमारे रेलेवेंट नहीं है ना, उसकी बेसिकली हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होते हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू ही तो होती है, यानी कि आज एक 5 साल पुराना खोखा बिक रहा है, तो हमारा खोखा 5 साल बाद इतना ही पुराना होना है ना, अगर हमारा खोखा 5 साल बाद 2500 का बिक रहा है, तो वही आज महंगाई कम होने की वजह से, यानी कि आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसको डिस्काउंट करें, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाएं, तो वही आज 2500, कल वाला वो आज 2500 से ज़्यादा हो गया ना, तो काम कर लेते, ठहरो, अच्छा नहीं लगता, अब ज़रा बेहतर लगेगा आपको, ऐसे मिसाल के तौर पर 1500 कर लो, ठीक है ना, तो ये 1500 रुपया जो 5 साल बाद 1500 है, आज वही 1500 जो है वो 500 के बराबर है ना, बेसिकली ये चक्कर चल रहा होता है, ठीक है ना, सही है, लेकिन डेफिनेशन इसलिए पढ़ाई ये वाली क्योंकि एक दो बार आईकेप इसका एमसीक्यू पूछ चुका है, तो ये बात तो बहुत आसान थी, मैं कहता भाई 1500 तो 5 साल बाद मिलना है, इसकी आज की वैल्यू 500 के बराबर होगी, तो लेकिन वो डेफिनेशन जो स्टैंडर्ड ने दूसरी लिखी हुई है वो एमसीक्यू पूछ जाता है, इसलिए मैंने मुश्किल तरीके से आपको समझाया, विचली गल है ही, ओके, देखो ना एक जैसे लग रहे हैं ना आपको लग रहे हैं, कह दो, हाँ ठीक, अच्छा जी, तो असल पूरा फॉर्मूला अब क्या बना, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, अच्छा इसका एक और फॉर्मूला भी है, आप अगर यही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना चाहो और आपके पास रेट अवेलेबल हो, तो आप कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट भी कर सकते हैं, इनटू डेप्रिसिएशन रेट, ठीक है जी, दोनों तरह से आंसर सेम ही आएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है, तो टाइम आज बहुत जल्दी खत्म हो गया, आज से पहले तो हमेशा मैं एक दो सवाल करा दिया करता हूँ, चलो एक ट्राई करते हैं, छोटा सा सवाल कर लेते हैं, ठीक है, बल्कि इसको छोड़ो, आप ये होमवर्क में करोगे, मैं एक सवाल वहाँ पे बनाता हूँ,
मुझे पता है पौने पे आपकी क्लास है ना टैक्स की, तो कोई नहीं 5 मिनट आज एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। आप लोगों ने लेट भी तो किया है ना 5। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पहले पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं जी ये तो कोई नई गल है, पहले कहीं पढ़ा होगा, नई गल तो नहीं है, शक्लें भी बनी, मैंने देख भी ली, ये कोई मसला नहीं है। बेसिकली आप लोगों ने लेट किया है, पहले 5, 7, 10 मिनट आप लोग आते रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों ने टाइम पे आना है कल से, ठीक है ना। बहुत काम है हमारे पास। अगर आप इसमें थोड़ी सुस्ती दिखाएंगे ना तो उसका मसला क्या होगा, मसला ये होगा कि आपको ज़्यादा दिन पढ़ना पड़ेगा, या कभी मुझे स्पीड मारनी पड़ जानी है। मैंने जो पढ़ाना है आप लोगों को ये लगना है उस्ताद ने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो उस्ताद को बताना है कि बच्चों की काम चल रहा है। तो इसलिए आप लोगों ने टाइम नहीं वेस्ट करना, मेरा टाइम पे आना है, ठीक है। और मेरे लेट होने को लेट होना नहीं कहते, क्योंकि मैंने जब आना है क्लास उस वक्त शुरू होनी है। क्या ख्याल है? मैं कभी लेट नहीं होता, मैं बच्चों को कहता होता हूँ या आप टाइम से पहले आ जाते हैं या आप टाइम के बाद आते हैं। मैं जब भी आता हूँ क्लास उस वक्त शुरू होती है, मेरा रिकॉर्ड है, जब भी मैं आया हूँ क्लास तब शुरू हुई है, लेट कभी नहीं होता मैं, ठीक है। अच्छा जी सुने, एक मिसाल, ये मार्कर है, अच्छा जी सवाल है जी, सवाल है कॉस्ट एक एसिड की कितनी करनी है, 1500 कर दो, और रेजिडुअल वैल्यू इसकी कर दो 100 रुपये, 300 रुपये कर दो। नहीं ना यार, 1200 ज़रा ईजी हो जाएगा, क्या हो गया, ठीक है, मेरे भी तो कुछ अपने मसाइल होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यूजफुल लाइफ है जनाब, लाइफ लिखी हुई है सिर्फ, ठीक है। भाई कह रहे हैं 4 साल करें जी, 4 साल कर लें यार, इसको 3 साल ना कर लें, तुम कर लो 5, होमवर्क है तुम्हारा, कल चेक कराना मुझे, ठीक है जी। ईयर एंड है जनाब 31 दिसंबर, और डेट ऑफ परचेज है जनाब 1 जनवरी 10। रिक्वायरमेंट है, सवाल बन गया जी, ये सवाल है, मेरे लो जवाब है, ऐसे मार्कर्स के साथ। रिक्वायर्ड है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड बुक वैल्यू फॉर द years ended 31 दिसंबर 10 से 10, 11, 3 साल है ना, कोई तो चलेगा। हाँ भाई, सवाल समझ आता है? अब जवाब, अच्छा जी, एक फॉर्मेट है, इसके ऊपर हम हमेशा ही इसी के ऊपर रहेंगे, मेथड आएंगे जाएंगे, हमारा ये फॉर्मेट नहीं बदलेगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि आपका जो मेन काम यहाँ पे जो सबसे फेवरेट है आई कैप का, इस दफ़ा भी उसका सवाल ही उसी की एडजस्टमेंट अच्छी उसकी आई हुई थी, और हर सवाल के अंदर हर दफ़ा होती है, वो है रीवैल्यूएशन। IAS 16 के अपने सवाल में भी रीवैल्यूएशन लाजमी होती है, और कहीं और भी मिक्स जब होता है तो वहाँ पर भी IAS 16 की रीवैल्यूएशन वाली, तो रीवैल्यूएशन को भी हम इसी अप्रोच के ऊपर लेकर चलेंगे। इसलिए फॉर्मेट आज से ही मैं एक बना रहा हूँ, हालांकि शायद आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर इस फॉर्मेट पे एतराज़ हो, पर कोई फॉर्मेट का असर होता है कोई नहीं, फॉर्मेट का फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क जो है वो डेप्शन एक्सपेंस का सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर आता है, ठीक है ना। इसलिए हम एक ही फॉर्मेट रखेंगे इस वर्किंग का, ओके, जो मैं आज बना रहा हूँ। वो फॉर्मेट क्या होगा जी, डेट, डिस्क्रिप्शन और एसेट। अच्छा, अब जब हमारी रीवैल्यूएशन आएगी ना बेटा, तो इसी एसेट के आगे हम फिर कॉलम्स ऐड करेंगे, रीवैल्यूएशन, P&L, 1-2 कॉलम्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम कंटिन्यू कर जाएंगे, इसलिए हमारा फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब किस दिन खरीदा है जी हमने इसको, 1 जनवरी 2000, तो यहां पर हम सबसे पहले लिखा करेंगे इसकी कॉस्ट कितनी है जी, 1500। उसके बाद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालना है जी हमने, मेथड स्ट्रेट लाइन है, सवाल चुप हो तो स्ट्रेट लाइन ही लगाते हैं ना, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। मेथड लिखना है तो लिख लो, वैसे ज़रूरत नहीं है।
अब सुने 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 सुने, मेरा एक सवाल है आपसे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो निकालना है तो किस दिन निकालें? देखें, ये 5 सवाल आपके होमवर्क में है, मैं वो सवाल अपना करवा रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस के लिए वहां पे काम काफी रहे। पर ईयर डेप्शन निकलती है तो इसलिए साल के एंड पे डेप्शिट करेंगे। बेटा अगर पर ईयर निकली है तो इसको डिवाइड बाय 12 करोगे तो पर मंथ नहीं आ जाएगी? अच्छा, डिवाइड बाय 52 वीक्स होते हैं, कितने वीक्स होते हैं? 52 से डिवाइड करें पर वीक भी आ जाएगी, और 365 से डिवाइड कर दें, और घंटे निकाल लो, मिनट निकाल लो, सेकंड निकाल लो, तो जो डेप्शन एक साल की निकली है वो तो किसी भी लेवल तक गिर सकती है, जा सकती है नीचे। तो क्या करें? अकाउंटेंट की ड्यूटी लगा दें, हर रोज जाने से पहले डेप्शन की एंट्री कर दिया करे। पॉसिबल तो है, क्या करना चाहिए? तो हर हफ्ते पे रख लें, बोलो, हर हफ्ते पे, हर महीने पे। पागल नहीं है हम, इतना काम होता है हमारे पास ऑलरेडी कि हम डेप्रिसिएशन की भी रोज एंट्री करते रहें, ये मुमकिन नहीं है। तो उसके लिए हम नॉर्मली इसको जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जब भी, मतलब अगर मैं महीने के अकाउंट्स बना रहा हूं तो फिर महीने की एंट्री कर लें। अगर मैं 6 महीने 6 मंथली अकाउंट्स बना रहा हूं, क्वार्टरली बना रहा हूं, 3 महीने के बना रहा हूं, 9 महीने का बना रहा हूं, साल के बना रहा हूं, जब भी मैं अकाउंट्स बनाने बैठूं उस वक्त मैं उसकी एंट्री कर लूं, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं एनुअल ही कर रहा हूं, ठीक है, ओके। तो साल के एंड पे गए, 31 दिसंबर 2010 पर मैंने जाके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी थी। तो मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर, कॉस्ट कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ 3 इयर्स, ठीक है जी। आंसर 4 जी, 1100। ये क्या है? गुड। ये क्या है जी? बुक वैल्यू किसे कहते हैं? ये तो बताया ही नहीं था आपको। कैसे क्या चीजें पढ़ते जा रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता, पता नहीं लग रहा। ये कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, ये सब इसी के नाम है, ठीक है। कैरिंग अमाउंट इज द अमाउंट एट विच एन एसेट इज रिकॉर्डेड आफ्टर डिडक्टिंग एनी accumulated depreciation। एंड वाला नहीं पढ़ना, मेरा पेन फंस गया, लेकिन एंड वाला नहीं पढ़ना आपने, अभी नहीं पढ़ना, अलग टॉपिक है, ठीक है, ओके। वो इंपेयरमेंट पढ़ेंगे तो फिर ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है जी? क्या कह रहा है जी? कैरिंग अमाउंट, इसी का नाम है, इसी को बुक वैल्यू कहते हैं, इसी को कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, ये सब एक ही चीज के नाम है, ठीक है। तो ये क्या है? कितने गया? ये इज द अमाउंट एट विच एन एसेट इज रिकॉर्डेड आफ्टर डिडक्टिंग एनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेशन मतलब होता है आज तक की डेप्रिसिएशन। तो अभी तक तो सिर्फ 1 साल ही गुजरा था, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन माइनस हुई, तो ये क्या आ गई? बुक वैल्यू, ठीक है। अगले साल पे गए, 31 दिसंबर 11, डेप्रिसिएशन निकालनी थी। अब स्ट्रेट लाइन मेथड, हाँ स्ट्रेट लाइन, हर साल डेप्रिसिएशन बराबर। इसका एक और मतलब भी है, हर साल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला सेम। लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अभी जरा इब्तदाई इश्क है, इसलिए मैं आपको लाजमी ये लिखकर याद करवाना चाह रहा हूं कि 100% सेम फॉर्मूला है, कोई चेंज पर्चे में जो लिखने की दोबारा जरूरत ही नहीं है जी। कितना रह गया? 700। अब ये क्या है? बुक वैल्यू। 31 दिसंबर 12 जी, डेप्रिसिएशन सेम, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन चलो। और एंड पे क्या बच गया? यही तो हम सब चाहते थे कि मिनटों में ढेरों बर्फ बन जाए। बुक वैल्यू क्या बचा है? वही रेजुअल वैल्यू जो हमने सोची थी, जिसको डेप्रिसिएट ना करने का हमने फैसला किया था 3 साल के एंड पर, वही बचा हुआ मिला आपको, ठीक है, सही है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये फॉर्मेट तो रिटर्न डाउन मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए यूज होता था। ऐसी कोई बात नहीं है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड या आउटपुट मेथड या सम ऑफ डिजिट मेथड, ये सिर्फ यहां पे लग रहा है,
यही जब हम रिड्यूसिंग बैलेंस करेंगे ना परसों, इंशाल्लाह उम्मीद है परसों या परले दिन जब भी करेंगे, जब जिसका डिस्पोजल वगैरह सब कुछ कर चुके होंगे, जब रिड्यूसिंग बैलेंस में आएंगे तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ फर्क ये होगा कि इस पर रेट लगेगा और अगले साल फिर बुक वैल्यू पर रेट लगेगा और फिर बुक वैल्यू पर रेट लगेगा। फॉर्मेट का कोई लेना देना नहीं है मेथड ऑफ एडेप्शन से। मेथड ऑफ एडेप्शन ये पढ़ा होगा। तो ये कौन सा मेथड है जी? अच्छा, अगर इसी को मैं बदलूं और बदल के यहां पर लिख दूं डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी के बजाय 1 मार्च, तो क्या फर्क पड़ेगा? ये एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है। ये क्या है जी? एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है। लेकिन अगर मैंने 1 फरवरी को 1 मार्च को एसेट खरीदा है तो मेरा 10 वाले साल में पूरा साल एसेट इस्तेमाल ही नहीं हुआ। कितने महीने इस्तेमाल हुआ है? 10। 1 मार्च 10, तो 10 महीने इस्तेमाल हुआ, तो 10 महीने ही क्या करेंगे? डेप्रिशिएट। तो फिर इसका क्या कर देना, बल्कि कर ना ले, सवाल ऐसे ही कर लेते हैं, इसको 1 मार्च कर लें। तो क्या यहां पर ठहर जाओ, और ये तो सही था, स्ट्रेट लाइन है ना। अच्छा, ये तो देखो जी, 1500 माइनस 300 बटा 3 कितना आया था? कितना? ये 400 पूरे साल की डेप्रिसिएशन है। ये 400 पूरे साल की है। मैं इसको डिवाइड बाय 12 करूं तो पर मंथ हो जाएगी। भाई दरवाजा बंद कर दो यार, भाई साहब, भाई मेरे दरवाजा बंद कर दो, या बाहर हो जाओ या अंदर हो जाओ यार जी। 400 बटा 12 पर मंथ हो गया। अब कितने महीनों की डेप्रिसिएशन इस साल निकालनी है, तो इंटू 10 कर दो। इसी को हम यूं लिख दिया करते हैं फ्रैक्शन लगाते हुए, इंटू 10/12। आंसर बताओ। 333 कर दूं? आंसर बताओ, बुक वैल्यू 116। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो कोई मसला नहीं, अगले साल वही 400। आंसर 7 फिर 400 निकला तो अच्छा। अब अगला साल चूंकि मैंने लिया नहीं है, अगला साल अगर आप करेंगे तो बचे ही सिर्फ 2 महीने होंगे। 400 इंटू 2/12 करो तो वो यही 67 बचा होगा। देख लो, वही 300 बचेगा, लेकिन फिलहाल आगे जाने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड रिवाइज हो गया और आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। असल में पढ़ाने का आज दिल नहीं था, इसलिए बस थोड़ा सा आपके साथ गपशप ही की, आज पढ़ाया नहीं आपको। ठीक है, जिंदगी रही तो कल फिर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।